स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है ओसामा बिन लादेन के ऊपर। और ये जो टॉपिक है इसके बारे में आपकी इतनी दफ़ा जो रिक्वेस्ट थी, जो आपने कमेंट किए कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, अब तक इस पर वीडियो नहीं किया है, तो ये हमारे लिए भी अचंभे की बात थी कि इतनी सारी जो स्टोरीज़ हैं, जो केसेस हैं, सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, कितने आपके साथ वीडियो शेयर कर चुके हैं, लेकिन तभी भी ये टॉपिक कैसे छूट गया। तो आज ओसामा बिन लादेन के ऊपर और एक ऐसा वीडियो जिसमें आपको शुरुआत से अंत तक सारी चीज़ें, जितनी भी ओसामा के जीवन में उसके साथ में जो उसका एक आतंकवादी करियर रहा है, एक तरह से उसके अंदर कितनी चीज़ें हुई, कैसे यूएस का क्या रोल था, अफ़गान वॉर के दौरान क्या हुआ सोवियत के साथ में, अलग कैसे हो गया, उसके बाद CIA के से अलग जब हुआ तो CIA के और अमेरिका के ख़िलाफ़ उसने जिहाद का ऐलान कैसे किया, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर जब ओसामा को मारा गया वो कैसे एग्जीक्यूट हुआ, उसकी प्लानिंग कैसे हुई, कैसे उसे पकड़ा गया, कहाँ तक उस तक पहुँचने के लिए कितनी मशक्क़त अमेरिका को करनी पड़ी, इस बीच में कितने बड़े बड़े आतंकवादी थे जिन्हें पकड़ा गया। तो ये सारी चीज़ें आपको आज पता चलने वाली हैं आज के इस वीडियो में। ओवरऑल ये वीडियो होगा ओसामा के ऊपर। शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है साल 1957 से। 10 मार्च का दिन था जब सऊदी अरेबिया में रियाद के अंदर एक बहुत ही वेल्दी कंस्ट्रक्शन बिलियनियर, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसका नाम था मोहम्मद बिन अवद बिन लादेन, उसके घर उसके एक बेटे का जन्म हुआ। इस मोहम्मद बिन अवद बिन लादेन ने करीबन 22 शादियां की थी, 55 उसके बच्चे थे। उन्हीं में से एक था जिसका जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया ओसामा बिन लादेन। ओसामा जो था, उसके जो ये फादर थे अवद बिन लादेन, बहुत ही वेल्दी कॉन्ट्रैक्टर, रियल एस्टेट का बहुत बड़ा कारोबार, सऊदी की जो रॉयल फैमिली है उनके बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे। तो बहुत अमीर घर में इसका जो जन्म था वो हुआ। लेकिन इसके बावजूद जो उसकी आगे की ज़िंदगी रही है वो देखिए किस तरह से बद से बदतर ज़िंदगी जो थी वो रही। यहाँ पे शुरुआत में अल थागेर मॉडल स्कूल से ओसामा ने अपनी पढ़ाई करना शुरू किया 1968 से 1976 के बीच में। इसी स्कूल में उसने पढ़ाई की। लेकिन इसी बीच में ये जब 12th क्लास तक पहुँचा, 12th के बाद ही उसका जो इंटरेस्ट था वो उस समय के जो इस्लामिक रेडिकल ग्रुप्स थे उनकी तरफ उसका रुझान बढ़ने लगा था। जो कई सारे उसके टीचर्स हुआ करते थे उनकी वजह से भी, और बाकी जो उसके सपोर्टर्स जो उसके साथ में रहते थे लड़के, उनकी वजह से भी उसका रुझान जो था इस जगह पे इस्लामिक जो रेडिकल ग्रुप्स थे उनकी तरफ बढ़ने लगा। और उसने शुरुआत से ही सपोर्ट करना ऐसे ग्रुप्स को शुरू कर दिया था। एक शुरुआती ग्रुप जिसको उसने सपोर्ट किया वो था मुस्लिम ब्रदरहुड ऑफ इजिप्ट। तो यहाँ पे इस तरह के ग्रुप्स जो थे उनको उसने सपोर्ट किया। खैर 1974 आता है, ओसामा की पहली शादी होती है। कुल मिलाकर 5 शादियाँ हुई, 5 शादियों से 24 बच्चे हैं उसके, लेकिन पहली शादी 1974 में हुई। शादी के बाद ओसामा ने अपनी आगे की उसकी डिग्री कंप्लीट करने के लिए, सिविल इंजीनियरिंग में, इकोनॉमिक्स में, किंग अब्दुल्ला अजीज़ यूनिवर्सिटी थी जेदा में, वहाँ पे उसने एडमिशन लिया, वहाँ पे डिग्री के लिए अपनी दाखिला लिया, लेकिन कभी भी पढ़ाई पूरी कंप्लीट की ही नहीं। बीच में डिग्री उसने छोड़ दी। इस समय क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे प्रोफेसर्स थे, ऐसे प्रोफेसर जो कि कई इस्लामिक रेडिकल ग्रुप्स को सपोर्ट करते थे। उनमें से एक था अब्दुल्ला यूसुफ आज़म। अब्दुल्ला यूसुफ आज़म एक पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट, एक बहुत ही जिहादी सोच का शख्स जो कि हमेशा बच्चों को उकसाता था, जिहाद के का मीनिंग बताता था, उनको एम्फेसाइज़ करता था, ये बता के कि जिहाद की इम्पोर्टेंस क्या है उसको एम्फेसाइज़ करता था। ये सारी चीज़ें उसकी थी। तो यहीं से ओसामा का रुझान भी इस तरफ जाने लगा। और सडनली कुछ ही सालों के बाद में 1979 आया जब सोवियत ने अफ़गानिस्तान में इन्वेजन किया। सोवियत के इस इन्वेजन के बाद में ओसामा बिन लादेन जो आधा रेडिकलाइज हो चुका था वो पूरी तरह से रेडिकलाइज हो गया। अब्दुल्ला यूसुफ आज़म जो उसका प्रोफेसर था, उसका फॉर्मर प्रोफेसर, उसने यहाँ पे इन अफ़गान मुजाहिदीनों को सपोर्ट करने के लिए मकतब अल खिदमत नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। एक ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी एक तरह से, जो काफ़ी सारे अलग अलग रेडिकल्स जो थे, इस्लामिक रेडिकल ग्रुप्स, उनका अम्ब्रेला थी, उनको लीड करती थी, अफ़गान मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग देती थी। ओसामा बिन लादेन ने अपने पैसे का एक तरह से फ़ायदा यहाँ पे उठाया कि उसने अपने पिता के पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया इन अफ़गान मुजाहिदीनों की ट्रेनिंग के ऊपर। और इसी वजह से अब्दुल्ला यूसुफ आज़म जो उसका प्रोफेसर था, मकतब अल खिदमत का जो हेड था, उसने भी ओसामा बिन लादेन को यहाँ बहुत प्रोत्साहन दिया, बहुत आगे बढ़ाया। तो ये लोग कुल मिला के यहाँ पे यही वो चैप्टर है जब CIA की भी एंट्री होती है सोवियत अफ़गान वॉर के अंदर। CIA, पाकिस्तान की ISI, ये लगातार ओसामा के संपर्क में थे। ओसामा के पैसे से यहाँ पे काफ़ी सारे CIA के टनल्स
काफ़ी जो इक्विपमेंट्स थे उनको यहाँ लाया गया। उसने अपने सिविल इंजीनियर्स को अपने फादर की कंपनी से बुला के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कराया। CIA के लिए बंकर्स वगैरह सारी चीज़ें उसने इस समय बनवाई थी। तो और कुल मिला के अरब जो वॉलंटियर्स थे उनको भी रिक्रूटमेंट यहाँ से उसने इस पूरे अफ़गान सोवियत वॉर के अंदर किया था। करीबन 8-9 साल निकलते हैं, सोवियत अफ़गानिस्तान से वापस जाते हैं। उसामा बिन लादेन ने अब तक जो वो, क्योंकि 8-9 साल से अब्दुल्ला यूसुफ आज़म की ये जो मकतब अल खिदमत थी उसके साथ में जुड़ा हुआ था, लेकिन 1988 ये जो साल आया, इस समय उसने इस मकतब अल खिदमत से खुद को सेपरेट करके अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था अल-कायदा। अल-कायदा के बनने के बाद उसामा बिन लादेन ने अपने जो ऑपरेशंस थे 1988, 89 और 90 के मिड ऑफ 1990 तक अफ़गानिस्तान में चलाए, पाकिस्तान में चलाए। ये सारी चीज़ें, उसके जिहाद का ऐलान तमाम अलग अलग जगह से करता रहा। अपने जो मुजाहिदीन जो उसके साथ आतंकवादी जुड़ते थे उनको ऐड करता रहा अल-कायदा के अंदर। ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन अगस्त 1990 में एक और बहुत बड़ा चेंज आया उसकी ज़िंदगी में। हुआ क्या कि इराक़ ने कुवैत के ऊपर इन्वेजन किया 1990 अगस्त में, 2 या 3 अगस्त के आसपास की ये बात है। जब इराक़ ने कुवैत पे इन्वेजन किया तो यहाँ से सऊदी फैमिली जो थी, सऊदी जो रॉयल फैमिली थी, उसामा बिन लादेन उनके पास पहुंचा और उसने कहा कि हमें यहाँ पे हमारे जो पुराने अफ़गान वॉर के वेटरन्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, उनको लेके इराक़ के ख़िलाफ़ ये जो फोर्स है हमारी, एक तरह से उसको बनाना चाहिए इराक़ से लड़ने के लिए। लेकिन किंग फ़हद ने, सऊदी रॉयल फैमिली के, उसामा की बात से इनकार करते हुए, उसको रिफ्यूज़ करते हुए, उन्होंने एक और स्टेप लिया। उन्होंने अमेरिकन्स को, यहाँ पे US से मदद मांग ली। अमेरिकन्स को उन्होंने इन्वाइट किया और करीबन इसी के वजह से 5,40,000 US ट्रूप्स था, जो US के सैनिक थे, वो अफ़गानिस्तान की धरती पर आते हैं। और ये बिन लादेन के लिए बहुत बड़ा शौक़ था। उसका कहना ये था कि जो US ट्रूप्स आए हैं ये नॉन मुस्लिम है और नॉन मुस्लिम लोग हमारी यहाँ की धरती पर, यहाँ पे हमारे सऊदी अरेबिया में बेसेस बना रहे हैं और हम इसके ख़िलाफ़ हैं। यहीं से उसने ना सिर्फ रॉयल फैमिली के ख़िलाफ़ फतवे जारी करवाए, क्रिटिसिज्म किया उनका तमाम खुले पैमाने पर वर्ल्ड फोरम पे आके, और एक तरह से अल-कायदा के बैनर के तले उसने बोलना शुरू किया कि ये जो सऊदी रॉयल फैमिली है पूरी तरह से गलत कर रही है, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में गलत कर रही है, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के साथ गलत कर रही है। उसने फतवे भी जारी करवाए सऊदी उलेमा से इस फैमिली के ख़िलाफ़। और दूसरी चीज़ उसने ये भी किया कि अमेरिका के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान कर दिया। तो अब अल-कायदा और उसामा बिन लादेन का सबसे बड़ा दुश्मन जो था वो था अमेरिका, US। अमेरिका उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। और इसके बाद आप ये देखिए, पहला जो अटैक था वो अमेरिका पर किया उसामा बिन लादेन ने 1992 में, दिसंबर का महीना था वो। हुआ क्या कि 1992 में उसामा बिन लादेन को, अल-कायदा को ये पता चला कि यमन के अंदर गोल्ड मोहर होटल और एडन होटल में US मरीन कॉर्प्स जो हैं वो रुकने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सोमालिया जाना है और वो यहाँ पे अपना उनका 1 दिन का 2 दिन का स्टे रहेगा। इसकी तहत ये एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के मुताबिक इन्होंने क्या किया, उसामा बिन लादेन ने, यमन के गोल्ड मोहर होटल और एडन होटल के बेसमेंट में बॉम्ब प्लांट किए जाते हैं। और बॉम्ब प्लांट इस तरह से किए गए थे कि वो एग्जीक्यूशन कराया अपने अल-कायदा के टेररिस्ट से, और सेम डे पर जब ये लोग निकलने वाले थे यहाँ से, उस दिन बॉम्ब को विस्फोट करना था, ब्लास्ट करना था। लेकिन ये किस्मत रही उन US मरीन कॉर्प्स की कि वो यहाँ से सही सलामत बच निकले। क्योंकि दरअसल हुआ क्या कि वो लोग कुछ घंटे पहले ये होटल छोड़ चुके थे जब ये ब्लास्ट हुआ है। ये दोनों होटल, दोनों में ब्लास्ट हुआ। 2 लोगों की मौत हुई, जिसमें से एक ऑस्ट्रियन टूरिस्ट था और एक दूसरा यमन का ही सिटीज़न था। तो इन 2 लोगों की यहाँ पे मौत हुई। कुछ लोग घायल भी हुए। बताया जाता है कि 12 से 15 लोग जो थे वो घायल हुए थे यहाँ पे। ये जो पूरा ओवरऑल अटैक था, इसके बारे में US को पता नहीं चला कि ये किया किसने है। क्योंकि उस समय तक उसामा बिन लादेन ने कोई अल-कायदा का या अपना कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, ना ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने बहुत बाद में ली है, आपको बताएंगे कब ली। तो खैर, यहाँ पे ये जो अटैक हुआ इसकी कोई उसने जिम्मेदारी नहीं ली, क्योंकि ये इस समय पर वो शुरुआत में एक तो अनसक्सेसफुल अटैक रहा था। कोई जो हार्म था वो US को हुआ नहीं, उसके जो सैनिक थे वो बच गए थे। तो यहाँ से उसने इसकी जिम्मेदारी ना लेते हुए एकदम साइलेंस में वो चला गया। लेकिन अभी उसामा मानने वाला नहीं था। अगले ही साल 1993 में उसने एक बार फिर से एक बहुत बड़ा अटैक US के ऊपर, अमेरिका के ऊपर प्लान कर लिया था। ये अटैक जो था, उसने क्या किया कि न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दूसरा अटैक उसने किया। यहाँ पे वैन बॉम्ब जो था उसको एक्सप्लोड करने वाला था। इस बार उसने वैन्स का यूज़ किया था, जो मिनी ट्रक्स होते हैं उनका यूज़ किया था, उनमें एक्सप्लोसिव को फिट किया। और ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, इसमें नॉर्थ टावर और साउथ टावर जो हैं, दोनों की पार्किंग में एक एक ट्रक को अंदर पार्क करा दिया। ये दोनों यहाँ पे पार्क थे। उसका प्लान बेसिकली ये था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हज़ारों लोग काम करते हैं, यहाँ पे हज़ारों लोग रहते हैं।
तो जब ये पार्किंग में ब्लास्ट होगा एक्सप्लोसिव उस वैन के अंदर, तो जो नॉर्थ टावर है वो कोलैप्स होकर साउथ टावर के ऊपर जाके टकराएगा। इस तरह से बॉम्ब को प्लान किया गया है। और उसके बाद जब वो टकराएगा तो दोनों स्काई स्क्रैपर्स नीचे गिरेंगे, धराशायी होंगे और हज़ारों लोगों की जान जाएगी। ये उसका मकसद था। एक इतना खूनी मानसिकता का इंसान था उस समय। लेकिन यहाँ पे भी ये जो उसका दूसरा अटैक था अलकायदा का, वो भी अनसक्सेसफुल रहता है। कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई कुछ चीज़ें नहीं थी और ये अटैक भी फेल हुआ। ब्लास्ट बिल्कुल हुआ। ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत भी हुई, हज़ारों लोग घायल हुए। लेकिन जो उसने सोचा, जिस बड़े पैमाने पर सोचा था, वो चीज़ नहीं हो पाई। यहाँ से लेकिन बिन लादेन, क्योंकि जिन लोगों को पकड़ा गया उनसे इंटेरोगेशन जब हुआ तो बिन लादेन यहाँ से यूएस के रडार पर आ चुका था। पर सवाल अब भी ये था कि आखिर वो अब है कहाँ, ये जो बिन लादेन है। क्योंकि देखिए CIA तो अमेरिका तो जानता ही था बिन लादेन को, क्योंकि सोवियत अफगान वॉर में साथ में काम कर चुके थे। डिटेल में आपको बताया किस तरह से ओसामा के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो CIA का एजेंट था एक समय पर। US पर आरोप ये लगते हैं। तो खैर ये ओवरऑल सारी चीज़ें थी। लेकिन सवाल जब था कि आखिर ओसामा गया कहाँ, तो यहाँ से US जो था उसकी सर्च चालू कर देता है। दरअसल इस समय ओसामा सीधा सूडान भाग गया था। वो सूडान में था। अब सूडान में जब ये ओसामा पहुंचा तो US की CIA को खबर लगी कि ओसामा सूडान में पहुंच चुका है, वहाँ पे रह रहा है, भाग गया यहाँ से। अब सूडान का स्टांस ये था कि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के लिए वो फ्रेंडली था, वहाँ पे वो रहते थे, उसके ताल्लुकात उनसे थे। लेकिन US के साथ भी जो सूडान की सरकार थी उनके क्लोज टाइज थे और फ्रेंडली कनेक्शंस थे, रिलेशंस थे। तो इसकी वजह से यहाँ पे CIA के काफ़ी सारे ऑफिसर सूडान पहुँच जाते हैं और वहाँ पे उसकी निगरानी करना, ओसामा की उसकी सर्च करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ओसामा को इस बात की भनक लगी और वो इस समय सीधा सूडान से अफ़गानिस्तान चला जाता है। अब अफ़गानिस्तान आने के बाद ओसामा बिन लादेन कुछ समय तक शांत रहा। लेकिन अगर वो शांत था तो वो कुछ और बड़ा प्लान कर रहा था। यहीं से उसने एक बहुत बड़ा प्लान किया अमेरिका के ऊपर एक और अटैक का, 1998 अगस्त के महीने में। ये वो महीना था जब ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के बारे में पूरी तरह से दुनिया को पता चल चुका था। खासकर अमेरिका को पता चल गया था कि आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार हमारे ऊपर अटैक कर रही है। क्योंकि यहाँ पे उसने सिर्फ ये अटैक नहीं किया था जिसके बारे में आपको बताएंगे, उसने वो जो पहला अटैक गोलमोहर होटल और एडन होटल पे किया था, उसकी भी जिम्मेदारी 1998 में इसी अटैक के बाद ली है। उसने तब बताया कि ये पहला अटैक था जब से हम आपके पीछे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि अगस्त 1998 में US की 2 एम्बेसीज़, एक तंजानिया में, एक नायरोबी केनिया में, इन दोनों एम्बेसीज़ के सामने उनके एक तरह से उनके अंदर उसने ट्रक जो बॉम्ब थे, ट्रक के अंदर इस बार बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव भरा हुआ था, बड़ी तादाद में, उनको अंदर तक घुसाया अपने टेररिस्ट के द्वारा और उसके बाद वहाँ पे वो ब्लास्ट किया। इतने बड़े अटैक थे ये दोनों, जिसमें एक ही टाइम पे किया गया अगस्त 1998 में, और इसमें 200 लोगों की जान गई थी। 200 लोगों की जानें गई, जिसमें से 12 अमेरिकन्स भी शामिल थे, वो भी उनकी भी जान गई। और यहाँ पहली बार अलकायदा ने इसका पूरा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, US को बताया, क्योंकि अब यही उसका अटैक था जो पहली बार सक्सेसफुल हुआ था अगस्त 1998 में। उसके पहले 2 अटैक उसके अनसक्सेसफुल हो चुके थे ओसामा के। तो यहाँ उसने इसकी जिम्मेदारी ली। यहीं से US ने पहली बार ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच जो था उसको लॉन्च किया ओसामा के ऊपर। उन्हें ये पता था कि ये सूडान में भी हो सकता है, ये अफ़गानिस्तान में हो सकता है, दोनों ही जगह ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच को US ने लॉन्च किया। अलकायदा के जो बेसेस थे उनके ऊपर स्ट्राइक करनी शुरू की। लेकिन ओसामा फिर से अपने किसी सेफ़ हाइड आउट में भाग गया था, यहाँ से भी निकल चुका था। और एक बार फिर छुपकर अब यहाँ से जब ये निकला है, उसने कुछ समय अपना लिया। उसके बाद में उस समय में फिर से एक और बहुत बड़ा प्लान किया, एक बहुत बड़े अटैक का। इनफैक्ट ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े अटैक का उसने अब ये प्लानिंग जो थी वो करना शुरू कर दी थी। और इसका एग्जीक्यूशन जो था वो उसने दिया अपने अलकायदा के टॉप प्लानर को, टॉप कमांडर को, जिसका नाम था KSM, खालिद शेख मोहम्मद। खालिद शेख मोहम्मद को उसने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी इस बार अलकायदा के एक तरह सबसे बड़े अटैक की। और इनफैक्ट आज तक उसको सदी का अब तक का सबसे बड़ा अटैक कहा जाता है। ये था 9/11 अटैक, अमेरिका के ऊपर 9/11 का हमला। यहाँ से ये जो पूरा लॉजिस्टिक्स का काम था, ट्रेनिंग का काम था, रिक्रूटमेंट का काम था, वो सब कुछ KSM कर रहा था, खालिद शेख मोहम्मद कर रहा था। एक बहुत ही ड्रेडेड, बहुत ही खुखार आतंकी अलकायदा का, वो सारी चीज़ें हैंडल करता था। लादेन से लगातार उसने अप्रूवल लिए, लोगों को हायर किया, जो टेररिस्ट थे उनको हायर किया, जो सुसाइड बॉम्बर्स होंगे उनको हायर किया। और ये सारी चीज़ें करने के बाद पूरा एग्जीक्यूशन जो था, जो रिक्रूटमेंट थी, वो KSM ने संभाली। फाइनली ओसामा से उसने जो हरी झंडी थी वो यहाँ पे ली और उसके बाद में एक बहुत बड़ा अटैक जो था वो अमेरिका के ऊपर होता है। 11 सितंबर 2001
ये वो दिन था जब सुबह सुबह का वक्त 9/11 अटैक के नाम से आप इसको जानते हैं। इस दिन 19 आतंकवादियों ने अलकायदा के 4 कमर्शियल एयरलाइनर्स को हाईजैक किया। यूएस के, अमेरिका के 4 कमर्शियल एयरलाइनर्स, एयरप्लेन्स, उनको हाईजैक किया जाता है। इसमें जो रिंग लीडर था मोहम्मद अता एक बहुत खूंखार आतंकी अलकायदा का सुसाइड बॉम्बर था। इसने अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 11 को हाईजैक किया और हाईजैक करने के बाद सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में जाके कोलैप्स कर दिया, जाके वहाँ से उस पर हिट किया 8:46 पर सुबह। इसके 17 मिनट बाद 9:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस फ़्लाइट 175, इसको एक और दूसरे आतंकवादी ने, जिसने हाईजैक किया हुआ था, उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में जाके हिट किया। कुछ ही समय के अंदर ये देखा गया कि 1 घंटे 42 मिनट का समय बताया जाता है। पूरा जो दृश्य था वहाँ का वो इस तरह का था कि दोनों टावर, जिसमें हज़ारों लोग काम करते थे, दोनों टावर कोलैप्स हो जाते हैं, 1000 लोगों की यहाँ पे जान जाती है। इसके बाद जो 2 और विमान थे, क्योंकि आपको हमने बताया 19 आतंकवादियों ने अलकायदा के 4 विमानों को हाईजैक किया था। तीसरा जो विमान था अमेरिकन एयरलाइंस का फ़्लाइट 77, उसको क्रैश किया जाता है पेंटागन में। पेंटागन जहाँ पे डिफेंस का, अमेरिका यूएस डिफेंस का हेडक्वार्टर भी है, कई सारे और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के वहाँ पे डिपार्टमेंट्स के हेडक्वार्टर हैं, ऑफिसेज हैं। पेंटागन में 9:37 पर ये जो तीसरा विमान था, इसको यहाँ पे हिट किया जाता है। पार्शली बिल्डिंग जो थी वो कोलैप्स होती है। चौथा जो था यूनाइटेड एयरलाइंस फ़्लाइट 93, इसके बारे में कहा जाता है कि इस पे उसामा बिन लादेन ने ये कहा था कि चौथी जो फ़्लाइट होगी उसको तुम्हें हिट करना है, उसको सीधा जाके भिड़ंत उसकी करनी है यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल में या फिर वाइट हाउस में। लेकिन यहाँ इस फ़्लाइट को बचाया, इन दोनों जगहों को बचाया एक तरह से ये कहा जाएगा इसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स ने, क्योंकि जब ये हाईजैकर्स ने इस विमान को हाईजैक किया है, यहाँ पे ये बताया गया कि जो पैसेंजर्स थे उन्होंने भिड़ंत की है, जो लड़ाई है वो की है इन अटैकर्स से, इन हाईजैकर्स से, और इसकी वजह से हाईजैकर्स पूरी तरह से यहाँ इसको क्रैश नहीं कर पाए इन दोनों बिल्डिंग्स में। रैदर ये क्रैश होता है जाके पेंसिल्वेनिया में शैंकविल में। शैंकविल की एक फील्ड थी, उस एक खेत था, उसमें जाके विमान गिर जाता है। क्योंकि किस वजह से? क्योंकि पैसेंजर्स जो थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था हाईजैकर्स के ख़िलाफ़, तो इस वजह से ये बचे। लेकिन 10:03 पर सुबह, ये 2 घंटे के अंदर आप देख रहे हैं कितना बड़ी तबाही जो थी वो इन लोगों ने मचा दी थी। ये जो अटैक्स थे वो अब तक के डेडलीस्ट अटैक माने जाते हैं ह्यूमन हिस्ट्री के। करीबन 2996 लोगों की मौत यहाँ पे हुई थी अलकायदा उसामा बिन लादेन की वजह से। और ये अब तक के सबसे बड़े अटैक, ये जो 19 आतंकवादी थे ये भी इसमें मारे गए, 2997 लोग मारे गए, हज़ारों लोग घायल हुए। दोस्तों 9/11 के बाद अब किस तरह से अमेरिका का फर्स्ट रिएक्शन क्या था, कैसे उन्होंने टारगेट करना शुरू किया उसामा को, उसके बाद उसामा को पकड़ा कैसे गया मेन चीज़, और फाइनली वो जो ऑपरेशन था नेपच्यून स्पीयर वो कैसे हुआ है, ये सब आपको बताएं। इसके पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आपके लिए। अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं यूपीएससी सीएसई की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपका सपना इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, IAS IPS ऑफिसर बनकर देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना, स्टडी आएगी हमेशा से आपकी इस तैयारी को, जर्नी को मजबूत और आसान बनाता हुआ है। हमारे सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। स्क्रीन पर जो आपको कोर्सेज दिख रहे हैं ये लेटेस्ट बैचेज हैं, क्लासेस जल्दी ही शुरू होने वाली है, ज्वाइन कर लीजिए। किस तरह से ज्वाइन करेंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जो आपको, आप जब क्लिक करेंगे जो आपको प्राइस दिखेगा उस पर सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा VJ Live कोड लगाते ही। ये आपका कोड है, इसे याद रखिएगा। VJ Live को लगाते ही आपको सबसे बड़ा डिस्काउंट तो मिलता ही है। अपनी तैयारी को आप मजबूत बनाते हैं, आसान बनाते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो अब 9/11 अटैक के बाद जो सबसे पहला रिस्पॉन्स था अमेरिका का वो ये था कि उन्होंने सीधा तालिबान से ये कहा, जॉर्ज W बुश जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के उस समय, उन्होंने ये कहा, तालिबान से डिमांड की कि पहली चीज़ तो आप उसामा बिन लादेन को एक्सट्राइट करिए, अमेरिका हमारे पास भेजिए, और दूसरी चीज़ अलकायदा के जितने भी कैंप्स यहाँ पर चल रहे हैं उन सबको शट डाउन करिए, बंद करिए। तालिबान का इस पर कहना था। तालिबान ने पहले तो ये पूरा जो रिक्वेस्ट थी उसको रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, इससे इनकार किया। उसके बाद में ये कहा, डिमांड की उल्टी, कि आप पहले एविडेंस दीजिए, आप सबूत दीजिए कि क्या बिन लादेन का रोल इस अटैक के अंदर है 9/11 में या नहीं, इसका आप सबूत दीजिए और उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे। यूएस ने यहाँ पे इन ऑफ़र्स को डिसमिस किया, उनको नकारा और उसके बाद में सीधा इन्वेजन किया तालिबान के अंदर। सितंबर 17 की तारीख बताई जाती है, यानी 9/11 के बाद में आप देखिए 17 सितंबर 2001 को प्रेसिडेंट बुश ने CIA को ऑथोराइज़ किया, उनको ये ऑथोराइजेशन दिया कि आप ऑपरेशन लॉन्च करेंगे अब अफ़गानिस्तान के अंदर अलकायदा के अगेंस्ट में, ऑपरेशन आप लॉन्च करिए।
और इसी के तहत अगर कोई बीच में आता है, इनका यहाँ पे कहना था तालिबान गवर्नमेंट से कि कोई भी बीच में आता है तो वो भी आप उसको छोड़िएगा मत बिल्कुल। यहाँ से 7 अक्टूबर 2001 को CIA ने अपने जो, और इनफैक्ट US मिलिट्री ने अपने जो ऑपरेशंस थे अफगानिस्तान में उनको शुरुआत की और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। एंड्योरिंग फ्रीडम के तहत लगातार 3 महीने तक ये ऑपरेशन चलता है, लेकिन 3 महीने तक ज़्यादा कोई खास कामयाबी सामने नहीं आई थी। कामयाबी एज इन उसामा नहीं पकड़ा गया था, उसका कोई अता पता नहीं चल रहा था। हालांकि काफ़ी सारे अलकायदा के जो बेसेस थे उनको शट डाउन किया गया, उनके ऊपर स्ट्राइक्स की गई, US मिलिट्री ने, CIA ने ख़त्म किया ऐसे कई सारे कैंप्स को। तालिबान की जो गवर्नमेंट थी उसको भी बहुत बड़ा झटका लगा इसमें। लेकिन 3 महीने के बाद ही दिसंबर 2001 को इंटेलिजेंस को, CIA को ये पता चलता है कि ओसामा बिन लादेन को हमने जो उसकी इंटेल जो है वो हमें मिली है और वो इस समय तोरा बोरा केव कॉम्प्लेक्स के अंदर है, अफ़गानिस्तान के स्पिन घाट माउंटेन रेंजेस में। तोरा बोरा स्पिन घाट माउंटेन रेंजेस के अंदर यहाँ पे वो मौजूद है। अब ये बहुत पथरीला रास्ता और ऊंची पहाड़ियाँ हैं, चढ़ाई है। यहाँ पे एक क्रूशियल मोमेंट था क्योंकि 3 महीने के अंदर ओसामा का पता चलना बहुत बड़ी बात थी और इसके बाद फोर्सेस वहाँ पे CIA डेल्टा फोर्स लगातार वहाँ पे रह रही हैं, तो इसके बाद ये ऑपरेशन करना बहुत ईजी हो सकता था। लेकिन यहाँ कई सारी दिक्कतें रहीं CIA की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, और CIA और डेल्टा फोर्स के कमांडर्स जो कि 3 हफ्ते तक तोरा बोरा की जो पहाड़ियाँ थी उनमें छानबीन करते रहे, उसमें समय बिताते रहे। यहाँ से ओसामा बिन लादेन भाग के निकल जाता है। इतने लंबे बैटल के दौरान भी ओसामा बिन लादेन या अलकायदा जो था उसके जो बड़े लीडर्स थे वो CIA के हाथ में नहीं आए। ओसामा यहाँ से कहीं और भाग के निकल गया था और दिसंबर 2001 की ये बात बताई जाती है जब वो उसका कोई ट्रेस था जो भी था वो इस समय अमेरिका के पास में नहीं था, वो यहाँ से निकल जा चुका था। वर्ल्ड लेवल पर ओसामा बिन लादेन एक वर्ल्ड का मोस्ट वांटेड मैन बन चुका था इस समय। $25 मिलियन का इनाम जो था अमेरिका ने उसके सिर पर रख दिया था। लेकिन कई साल निकल गए और ओसामा का कोई भी अमेरिका को पता नहीं चला। दिक्कत ये थी कि ओसामा हमेशा, ये जो अमेरिका था वो हमेशा ओसामा को अफ़गानिस्तान में ढूंढता रहा। हालांकि शक उसको था पाकिस्तान के ऊपर भी, जो कि होना चाहिए था, शुरुआत से ही होना चाहिए था। शक उसको पाकिस्तान के ऊपर भी था, लेकिन बताया ये जाता है रिपोर्ट्स में कि भारत के साथ भारत के साथ जो टॉक्स हैं उनके लिए मीडिएटर के तौर पर पाकिस्तान की हमेशा ज़रूरत पड़ती है US को। कभी ना कभी US और पाकिस्तान एक साथ होके भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, तो इसकी वजह से रिश्ते ख़राब ना हो पाकिस्तान के साथ, इसलिए कभी अमेरिका ने डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया इस तरह से उसको सीज़ करने के लिए, जैसे अफ़गानिस्तान में गए थे वैसे नहीं गया। 2003 आता है, ये जो करीबन 2 साल निकलते हैं। 2003 में CIA को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी ओसामा को ट्रैक करते करते ही। हुआ क्या कि इनको पता चला कि जो मास्टरमाइंड था इस पूरे अटैक का, अगर ओसामा नहीं मिल रहा तो उसका नंबर 2 कौन है, मतलब उसके बाद अगर जो हमारी लिस्ट में होना चाहिए वो कौन है। तो उस पर नाम आया जो मास्टरमाइंड था इस पूरे अटैक का 9/11 का, जो कि KSM था, हमने आपको बताया था, खालिद शेख मोहम्मद। तो खालिद शेख मोहम्मद के ऊपर अटैक करना शुरू किया CIA ने। इंटेल मिली, फाइनली CIA के ऑपरेटिव पाकिस्तान रावलपिंडी पहुंचते हैं और रावलपिंडी में KSM के एक हाइड आउट से, उसके एक सेफ हाउस से, वहाँ से उसको पकड़ा जाता है और वो घर के कपड़ों में बनियान पहनकर बैठा हुआ था। उसका एक वो फ़ोटो भी बहुत ज़्यादा वायरल फेमस होता है। तो ये जो KSM था इसको फाइनली पकड़ लिया गया पाकिस्तान से। KSM को सीधा ले जाया जाता है ग्वांटनामा बे प्रिजन में। ग्वांटनामा बे प्रिजन जहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े आतंकवादी इस तरह के जो हैं उनको CIA ने रखा है, अलकायदा से मोस्टली ताल्लुक़ रखते हैं सारे, तो अमेरिका इसको ग्वांटनामा बे ले गया। वहाँ पे इससे इंटेंस इंटरोगेशन की गई, हर रोज़ इससे इंटरोगेशन की जाती थी। बताया ये भी जाता है कि एनहांस टेक्निक्स का यूज़ किया गया, टॉर्चर का यूज़ किया गया, ये सारी चीज़ें की। लेकिन तब तक KSM कुछ बता नहीं रहा था, कई दिनों तक उसने कुछ नहीं बताया। इनफैक्ट ये भी देखा जाता था, जो एजेंसी थी CIA था, वो मॉनिटर करता था कि ये जब इंटरोगेशन के बाद अपने सेल में जाता है तो बाकी कैदियों को धमकाता था, उनको कहता था कि ओसामा के बारे में पूछ रहे हैं और कोई कुछ भी नहीं बताएगा। ये सारी चीज़ें लगातार चली, लेकिन कभी भी KSM ने ओसामा के बारे में कुछ बताया नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद KSM टूटा, और जब टूटा तो उसने ऐसी खबर दी इंटरोगेशन के दौरान CIA को, जो सबसे बड़ी मजबूत कड़ी बनी ओसामा तक पहुंचने की अमेरिका की। उसने बताया कि ओसामा जो है वो अपने एक हाईएस्ट ट्रस्टेड कोरियर का इस्तेमाल करता है, एक संदेश वाहक का इस्तेमाल करता है कहीं भी मैसेज भेजने के लिए, अपनी कोई भी बात इनफैक्ट आगे तक पहुंचाने के लिए। वो कभी भी कोई सैटेलाइट फ़ोन, रेडियो सिग्नल का किसी का भी यूज़ नहीं करता। CIA हमेशा अभी तक क्या गलती करता रहा कि सैटेलाइट फ़ोन्स को टैप करना, उनके पीछे सर्विलांस करना, लगातार अपना एक बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी,
फाइनेंशियली भी, अपने एसेट्स भी, ह्यूमन इंटेल भी, जो ह्यूमन एसेट्स हैं उनको भी, इन्हीं सब चीज़ों पे CIA अभी तक लगा रहा था कि कहीं ओसामा का कोई सैटेलाइट सिग्नल मिल जाए, उसके सैटेलाइट फ़ोन का, या कोई रेडियो सिग्नल मिल जाए। लेकिन ओसामा इन सब का यूज़ ही नहीं कर रहा था, वो एक आदमी का यूज़ करता था कोई भी मैसेज आगे भेजने के लिए। तो ये था, ये जो KSM ने बताया, उसने कहा कि वो कभी भी ऐसा कोई यूज़ नहीं करता डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के लिए किसी फ़ोन वोन का, वो अपना ट्रस्टेड कोरियर है उसका, एक उसका यूज़ करता है। और उसके बाद KSM ने इसका नाम बताया अबू अहमद अल कुवैती। अबू अहमद अल कुवैती, दूसरे डिटेनीज़ जो थे, जो दूसरे अलकायदा के मेंबर्स थे, इसके नाम बताने के बाद उनको भी इंटेरोगेट किया गया, इंटेंस इंटेरोगेशन चला। उन लोगों ने भी इस नाम के बारे में कहा कि हाँ, इस नाम को हमने सुना है, कई बार सुना है। और इनफैक्ट जो बड़े अलकायदा के आतंकवादी थे उन्होंने कहा कि इसको देखा भी गया है और ओसामा का सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है, हाईली ट्रस्टेड। तो अब यहाँ से अबू अल कुवैती का नाम सामने आया। इस लीड से CIA ने इसे ट्रैक करना शुरू किया। अब अबू अहमद अल कुवैती कौन था? इसका असली नाम इब्राहिम सईद अहमद था। इस नाम से भी इसको जाना जाता था, अबू अहमद अल कुवैती, लेकिन असली नाम था इब्राहिम सईद अहमद। पाकिस्तान का रहने वाला, ओसामा का सबसे ट्रस्टेड संदेश वाहक काफ़ी लंबे समय से। अल कुवैती के ऊपर लगातार अब US ने निगरानी रखना शुरू की। बताया जाता है 2007 में US ने इसके जो अल कुवैती था उसके मूवमेंट्स को ट्रैक करना शुरू किया पाकिस्तान में। अलग अलग जगह पहले उसकी सर्वेलेंस किया गया, छानबीन की गई, तब जाके उसके बारे में पता चला कि वो किस किस जगह रहता है, कहाँ कहाँ आता जाता है। उसकी सैटेलाइट जो इमेजेस थी वो तक निकाल ली थी US ने, जहाँ जहाँ उसकी गाड़ी जा रही है, वो कहाँ रुक रहा है, कहाँ पे आगे चल रहा है, ये सारी चीज़ें इनको पता थी। लेकिन अभी तक वो कभी भी उस जगह नहीं गया था जहाँ पे ऐसा पता चले कि ओसामा बिन लादेन से उसकी मुलाकात हो रही है, या उन सैटेलाइट इमेजेस में जो सर्वेलेंस लगातार चल रहा था सैटेलाइट के ज़रिए, उसमें ये दिख रहा हो कि ओसामा बिन लादेन से वो मिला है। लेकिन एक दफ़ा 2010 के आसपास ये बताया जाता है फाइनली अल कुवैती को देखा गया एक कंपाउंड में जाते हुए, एक घर में जाते हुए पाकिस्तान के एबटाबाद में। और यहाँ से ये फाइनल हुआ जब उस घर में उसका जाना हुआ, वहाँ पे बहुत देर रुक के वापस निकला, तब CIA को कहीं ना कहीं ये शक हुआ कि ये एक ऐसा घर है जो थोड़ा सा अजीब लग रहा है और अलग लग रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ ओसामा हो सकता है। यहीं से एक जो फाइनल एबटाबाद कंपाउंड का जो एक पहली हरी झंडी थी वो यहीं से मिली थी कि यहाँ पे ओसामा बिन लादेन का होना तय है। और जब इस घर के बारे में पता चल गया था CIA को, तो उन्होंने सैटेलाइट सर्विलांस भी शुरू कर दिया था इस घर का। और कई बार उनको दिखता था कि एक आदमी जो है, एक शख्स जो है, वो बाहर इसी घर के अंदर जो एक कॉरिडोर बना हुआ है उसके अंदर घूमता हुआ, ओपन कॉरिडोर, उसमें घूमता हुआ दिखता है। कई बार वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है, इस तरह की भी दिखती है। अब सैटेलाइट इमेजेस में उसी तरह से चीज़ें दिखती हैं। तो वहाँ पे उनको लगता था उसकी जो परछाई होती थी या जो चीज़ें उसकी होती थी उनसे देखा जाता था, मापा जाता था कि कहीं ये लादेन की हाइट, पर्सनालिटी जैसा शख्स तो नहीं है। तो कई बार निकलता था, कुछ लोग कहते थे कि हाँ, ये वैसे ही सेम उसकी हाइट, हेल्थ उसी तरह की है, लेकिन थोड़ा सा झुका हुआ लग रहा है, बुज़ुर्ग लग रहा है। तो ये बात फैक्ट भी थी, क्योंकि समय के साथ लादेन की भी जो स्ट्रक्चर था शरीर का वो भी बदल रहा था। तो ये सारी चीज़ें कई बार थी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इनपुट चाहिए था, इनफैक्ट एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए था कि हाँ, ये लादेन है, तभी जाके यहाँ पे अटैक किया जा सकता था। तो इसके लिए यहाँ पे इस घर की निगरानी की गई। अब ये घर भी अपने आप में बहुत अजीब था। एबटाबाद के बाकी घरों से ये घर 8 गुना करीबन बड़ा। इसके बारे में बताते हैं। 18 फीट ऊंची कंक्रीट की दीवारें थीं उसके आसपास में, उस पूरे कंपाउंड के आसपास 18 फीट ऊंची कंक्रीट की दीवारें, ऊपर उनके नुकीले तार लगे हुए थे जिससे कि कोई आए ना। आने जाने के लिए सिर्फ एक एंट्रेंस था, एक सिक्योरिटी गेट, उस पर भी जो लोग थे वो तैनात रहते थे। ये एरिया जो था, यहाँ पे कोई इंटरनेट नहीं था, तो डिजिटल जो स्पाइंग है उसके लिए बहुत दिक्कत होती थी। सैटेलाइट इमेजेस बखूबी मिल रही थी, लेकिन डिजिटल स्पाइंग नहीं की जा सकती थी, ये भी चीज़ सामने आई। अच्छा, 3rd फ्लोर पर इसमें टॉप पे एक बालकनी दिखती थी, और ऐसा कभी कहीं नहीं होता। मतलब अगर आपने देखा हो कि बालकनी होती है ही किस लिए है, सामने का नज़ारा देखने के लिए, ओपन रहती है, एक तरफ से पूरी ओपन होती है बालकनी। लेकिन यहाँ पे ये जो बालकनी थी, इसे 7 फीट की एक दीवार से ढका गया था। तो ये यहाँ पे एक बहुत अजीब सी चीज़ थी। इसकी वजह से भी CIA को, जो उसके ऑपरेटिव्स वहाँ पे निगरानी करते थे, उनको ये लगा, समझ में आया कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है इस घर के साथ में। एक और बहुत बड़ी चीज़ ये थी कि इस घर में कई लोग रहते थे, बच्चे वगैरह दिखते थे, बाहर लेडीज़ आती हुई दिखती थी कुछ काम के लिए। लेकिन कभी भी ये जो इतने लोग रहने के बाद भी कचरा जो था, घर का कचरा, वो कभी बाहर नहीं फेंका जाता था, वो घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें सामने थी। CIA ऑपरेटिव्स ने इस पूरे कंपाउंड की निगरानी अपनी शुरू कर दी थी, लेकिन अभी भी कंफर्म ये करना था कि अंदर ओसामा ही है या कोई और है।
क्योंकि कोई भी रह सकता है, पाकिस्तान है, तमाम सारे आतंकवादी वहाँ रहते हैं, उनका एक पनाह की जगह है, तो वहाँ पे रहते हैं, तो कोई किसी भी घर में कोई और आतंकवादी निकल सकता है। खैर, ओसामा अंदर है या नहीं ये कंफर्म करना था। यूएस ने यहाँ पे अब कोवर्टली अपना एक और ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। यूएस ने यहाँ पे एक सीक्रेट एजेंट को रिक्रूट किया, और ये सीक्रेट एजेंट पाकिस्तान के ही रहने वाले थे, एक डॉक्टर थे, शकील अफरीदी उनका नाम था। उनको रिक्रूट किया जाता है। शकील अफरीदी को दरअसल एक प्लान ये था कि इस कंपाउंड में भेजा जाएगा हेपेटाइटिस का जो वैक्सीन प्रोग्राम है उसके लिए, और वो यहाँ पे जाके चेक करेंगे घर के अंदर जो बच्चे हैं उनको, बच्चों को, महिलाओं को इंजेक्शन लगाने के लिए वो यहाँ पे जाएंगे, और जिससे कि क्या होगा, उस सैंपल से हम डीएनए और बाकी चीज़ें जो हैं वो टेस्ट करेंगे कि कहीं ये ओसामा के ही बच्चे तो नहीं है या उसी की फैमिली मेम्बर्स तो नहीं है। ये ओवरऑल प्लान था, लेकिन ये उस तरह से काम नहीं आ पाया। शकील अफरीदी गए वहाँ पे, लेकिन वो जो चीज़ें थी, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, वो हो नहीं पाया। ये प्लान फेल हो गया। इधर CIA का लगातार कंटिन्यूस सर्विलांस चल रहा था, हर तरीके से एडवांस स्पाईवेयर की मदद ली जा रही थी, ट्रैकिंग डिवाइसेस की मदद ली जा रही थी, प्रॉपर सर्विलांस चल रहा था, और धीरे धीरे करके ये पुख्ता होता जा रहा था कि हाँ, ये ओसामा ही है, ये ओसामा का ही घर है। चाहे हर बार की वो सेटेलाइट इमेजेस हों या फिर जो शकील अफरीदी गए थे और बाकी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस था CIA का पाकिस्तान में, वहाँ से ये कंफर्म होता जा रहा था कि ये ओसामा का ही घर है। लेकिन यहाँ पे इधर US में सत्ता का परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे 2009 में जॉर्ज W. बुश को रिप्लेस करते हुए नए प्रेसिडेंट बनते हैं US के बराक ओबामा के आने के बाद भी CIA ने उसी तरह से उनका भी, क्योंकि पहला मेन फोकस यही था कि ओसामा को क्रैक करना है, उसको ख़त्म करना है एक तरह से, या तो कैप्चर करो या किल करो, तो ये चीज़ थी यहाँ पे। तो इसके बाद लगातार CIA ऑपरेटिव्स जो थे उन्होंने अपनी तहकीकात छानबीन की, 2-3 साल और इसमें लगाए, और उसके बाद फाइनली एक दिन वो प्रेसिडेंट बराक ओबामा के सामने पहुँचते हैं एक ऑर्डर लेने के लिए। ये ऑर्डर था टू एलिमिनेट ओसामा बिन लादेन। ये पुख्ता हो चुका है कि वो ओसामा बिन लादेन ही है और हम उसको अब मारना चाहते हैं, इसके ऑपरेशन के लिए आपसे आपकी हामी चाहिए। ये जो ऑर्डर था, ये ओसामा के करियर का सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल डिसीजन होने वाला था। वाइट हाउस के काउंटर टेररिज्म एडवाइज़र जॉन ब्रेनान और CIA के डायरेक्टर लॉन पेनेटा, इन दोनों के साथ में जो वाइस एडमायरल विलियम मैक्रेवन थे, इन सब की मीटिंग होती है, और ये मीटिंग जब प्रेसिडेंट ओबामा के साथ में करते हैं तो वहाँ पे फाइनल ये डिसाइड होता है कि हमने ओसामा का पता लगा लिया है और अब एक ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है, उसको लॉन्च करना है। ऑपरेशन का नाम होगा नेपच्यून स्पीयर। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के बारे में जब डिटेल चर्चा हो रही थी तो उस समय पर यह कहा गया कि ये जो कमांडर थे मैक्रेवन, उनका कहना था कि ये एक कमांडो ऑपरेशन होना चाहिए, इस बार हम कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्राइक अगर करेंगे तो उसमें पहली चीज़ तो क्योंकि हमें बॉडी भी रिकवर करनी है, यहाँ से बॉडी भी ला के दिखानी होगी, बॉडी नहीं मिलेगी, प्लस दूसरी चीज़ सिविलियन कैजुअलिटी है वो भी हो सकती है। इसकी वजह से एक्ट ऑफ वॉर की तरह इसको देखा जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये हम नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि कमांडो ऑपरेशन होगा। तो मैक्रेवन ने, वाइस एडमिरल मैक्रेवन ने इस कमांडो ऑपरेशन के लिए नेवी सील्स को चुना, US की एलीट फोर्सेज, एलीट सोल्जर्स, मोस्ट एलीट सोल्जर्स इनफैक्ट। US के नेवी सील्स को इसके लिए चुना गया, और नेवी सील्स की भी स्पेसिफिक सील टीम 6, जिसमें सारे ऐसे जो कमांडोज थे वो थे जो 6-6 महीने 1-1 साल अफ़गानिस्तान में जो तोरा बोरा का रीजन है और बाकी जो ओसामा को पहले हंट करने के लिए, अलकायदा के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए पहले अपना टेन्योर बिता चुके हैं। तो सभी इस तरह के थे जो पहले भी डिप्लॉय रह चुके थे अफ़गानिस्तान के अंदर। इन सोल्जर्स को लेने का निर्णय लिया जाता है। सील टीम 6 की प्रिपरेशन के लिए नेवाडा और नॉर्थ कैरोलिना में एक प्रॉपर कंपाउंड बनाया गया और सेम एज इट इज़ रेप्लिका बनाया गया जैसा कि वो एबटाबाद का पाकिस्तान के अंदर कंपाउंड था जहाँ पे ये रहता था ओसामा बिन लादेन। सेम उसी तरह का एक कंपाउंड बनाया गया, अंदर की चीज़ों को देखकर उसको एक तरह से सर्विलांस उनका करके कि कैसे कैसे अंदर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो हर पॉसिबिलिटी के लिए क्या था कि ये मूवेबल इंटीरियर वॉल्स थी, तो वो हर एक प्रॉपर सिचुएशन में जो सील टीम 6 थी उनको ट्रेन किया जा सकता था वॉल को मूव करके कि अगर दीवार यहाँ से है, गेट यहाँ से है तो आप ऐसे एंटर करेंगे, अगर वो सामने होता है किसी और डायरेक्शन में होता है तो आप ऐसे एंटर करेंगे। तो एक इस तरह का एक बहुत बड़ा साइज़ का रेप्लिका जो था इस बिल्डिंग का वो बना के रखा हुआ था। और इसी तरह से इनकी इंटेंस ट्रेनिंग जो थी रेड से पहले ये लगातार चल रही थी। ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और इसके बाद ये तारीख आ चुकी थी 1 मई 2011। बताया जाता है 1 मई 2011 को ही प्रेसिडेंट ओबामा ने फॉर्मली ऑथराइजेशन दिया 1 मई 2011 को 1:25 पर दोपहर में। और प्रेसिडेंट ओबामा के मीटिंग के बाद DCIA पनेटा के साथ में JSOC कमांडर मैक्रेवन के साथ में फाइनली इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने का निर्णय लिया जाता है।
1:51 के आसपास की बात बताई जाती है जब हेलीकॉप्टर्स थे उनको डिपार्ट करने के लिए कह दिया जाता है अफगानिस्तान से कि अब आप आगे जाइए, ऑपरेशन लॉन्च हो चुका है। 2 मई का दिन लग चुका था, 2 मई की जो रात थी अब वो लग चुकी थी। रात के समय पर ये भी पूरा ऑपरेशन होना था। 2 मई की रात का समय था। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जिनका साथ देने के लिए 2 लार्जर शिनूक हेलीकॉप्टर जो हैं वो भी उनका साथ देने के लिए थे, और उसके साथ स्टैंड बाय में 67 एडिशनल कमांडोज़ को रखा गया था, एक मिलिट्री वर्किंग डॉग के साथ जिसका जो बेल्जियन मेलिनोस ब्रीड का डॉग था जिसका नाम था कायरो। इसी के साथ ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर को अब लॉन्च कर दिया गया था जलालाबाद से, जो कि एबटाबाद से करीबन 190 किलोमीटर की दूरी पर था। कुछ ही मिनटों में ये जो हेलीकॉप्टर थे दोनों जो एडवांस करने वाले थे, जो आगे जाने वाले थे, 3:30 का एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है जब दोनों हेलीकॉप्टर एबटाबाद कंपाउंड के अंदर डिसेंड करते हैं, यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन सडनली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि जो एक और 2 हेलीकॉप्टर में से एक दूसरा जो हेलीकॉप्टर था वो जो था जिसको होवर करना था, जिसको ऊपर कंपाउंड के ऊपर रहना था, स्टैंड बाय में रहना था, वो यहाँ पे वॉर्टेक्स रिंग स्टेट में फंस जाता है। और उसकी वजह से हज़ार्डस जो एयर फ्लो कंडीशन थी उनकी वजह से वो सीधा जो उसकी टेल थी वो डैमेज होती है, एक बॉल से लगती है, क्योंकि 18 फीट ऊंची दीवारें थी बिल्डिंग की, इस कंपाउंड की, उनसे उसकी टेल लगती है हेलीकॉप्टर की और वो डैमेज होता है। खैर पायलट ने बहुत ही समझदारी दिखाई और इसको क्रैश होने से बचा लिया। अब जब ये सब चीज़ें हुई, अब तक प्लान ये था कि प्रॉपर कमांडो ऑपरेशन होगा, सीक्रेटली अंदर जाया जाएगा, लादेन को ढूंढा जाएगा और ख़त्म किया जाएगा। लेकिन अब जब ये आवाज़ हुई और जो एक हेलीकॉप्टर है वो वॉर्टेक्स स्टेट में फंस के वहीं पे उसको क्रैश लैंडिंग उसकी एक तरह से करनी पड़ी है, तो इसकी वजह से अब एक ही अकेला ऑप्शन बचा था कि सीधा अंदर घुसा जाए, और कोई ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि एक्सपोज हो सकते थे। आसपास पाकिस्तान मिलिट्री के बेसेस भी थे तो वहाँ से भी कई लोग आ सकते थे। इसके चलते फाइनल कॉल दिया जाता है अंदर जाने का। यहाँ प्रेसिडेंट ओबामा जो थे इस समय पर लगातार में इस पूरी सिचुएशन को और इनफैक्ट क्लोज सर्किट कैमरास के थ्रू लगातार बैठे यूएस में देख रहे थे कि किस तरह से जो उनके सील्स हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं। करीबन 12 सील जो थे वो अंदर दाखिल होने के लिए एकदम तैयार थे। 3:33 की बात बताई जाती है जब ये एक्शन था वो पूरी तरह से शुरू हो जाता है। गेट्स के ऊपर पोर्टेबल एक्सप्लोसिव लगाए जाते हैं, उनको धमाका करके गेट्स को तोड़ा जाता है। हर एक रूम के अलग अलग करके एक एक गेट को उड़ाया गया। देखा गया पहले रूम के अंदर, पहले कमरे के अंदर 2 आदमी मौजूद थे। 2 आदमी थे लेकिन ओसामा नहीं था। इन दोनों को न्यूट्रलाइज़ किया गया क्योंकि दोनों ने हमला करने की कोशिश की। इसके बाद दूसरे फ्लोर पर पहुंचते हैं। दूसरे फ्लोर पर कमरों के अंदर ये देखा गया कि लेडीज़ और कई छोटे बच्चे मिले। तो यहाँ पता चला इन नेवी सील्स को कि टेररिस्ट की पूरी फैमिलीज़ रह रही हैं यहाँ पे, कई और लोगों की इंक्लूडिंग ओसामा। 2 मिनट के बाद ही सेकंड फ्लोर पर जैसे ये सील जब पहुँच रही थी तो सीढ़ियों से अचानक कोई शख्स जो था वो खड़ा होकर गोलियां चला रहा था। एक गोली जो थी वो सीधे आके एक सील के एक सैनिक के शोल्डर पर लगी, लेकिन ये देखते ही यहाँ पे उस आदमी को जो गोली चला रहा था उसको यहाँ पे ख़त्म किया जाता है, मार दिया जाता है, सील्स के द्वारा एलिमिनेट किया जाता है। जब उसको देखा गया तो वो समझ चुके थे कि ये वही है जिसकी बात गुआंटानामो बे में KSM ने की थी। ये वही था जो ट्रस्टेड कोरियर था ओसामा बिन लादेन का, अहमद अल कुवैती को यहाँ ख़त्म किया गया। इसके 2 मिनट के बाद 3:37 का समय था। सेकंड फ्लोर से एक और रूम था, वहाँ पे जब ये जाते हैं तो 2 और लोग गोली चला रहे थे, उनको भी एलिमिनेट किया गया सील्स के द्वारा। और फाइनली अब सीधे 3rd फ्लोर की बारी थी। 3rd फ्लोर पे पहुँचते हैं 3:39 पर, आखिरी फ्लोर बचा था। जैसे ही यहाँ पे सील्स जो थे वो पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा कि कुछ औरतें एक साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और एक आदमी है जो उनके पीछे छुप रहा है। यहाँ पे सील्स जो फाइनली जो लोग थे उन्होंने देख लिया था उन सैनिकों ने कि ये और कोई नहीं ओसामा बिन लादेन है, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। अब यहाँ जो हुआ है उस रूम में, ये फॉर्मर यूएस के जो नेवी सील्स हैं, सील एक उसमें उस टीम में रहे थे, रॉबर्ट ओ'नील, तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, अपने इंटरव्यूज़ में ये बताया, और इनफैक्ट वो अकेले हैं जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को डिस्क्लोज आके किया है बाद में कि आखिर में एक्चुअल क्या हुआ था। उनके वर्ड्स में उनका ये कहना है कि इस मिशन के अंदर जब हम फाइनल उस रूम में पहुँचे, वहाँ पे ओसामा बिन लादेन उन औरतों को अपनी एक ह्यूमन शील्ड बना के उनका इस्तेमाल कर रहा था। सडनली उसने अपने आगे की 2 औरतों को सील्स के ऊपर फेंका और हमला करने की कोशिश की। उसी दौरान 2 शॉट रॉबर्ट ओ'नील ने फायर किए, एक लेफ़्ट आई पर लगा ओसामा की, एक उसके चेस्ट के ऊपर लगा, और इसी के तहत वर्ल्ड मोस्ट वांटेड ओसामा बिन लादेन का काम ख़त्म होता है। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के तहत ओसामा बिन लादेन को सील टीम 6 ने ख़त्म कर दिया था। इसकी जानकारी उन्होंने यूएस में बैठे अपने बॉसेस को दी, और उसके बाद फाइनली यहाँ पे अब प्लान ये था कि कैसे इसे अब बाहर निकालना है।
15 मिनट ओवरऑल इस ऑपरेशन में लगे हैं जब से एंटर किया था उसके बाद ओसामा को निकालने में। कैसे निकाला गया? 3:53 पर प्रेसिडेंट ओबामा को भी ये बताया गया कि ये कन्फर्मेशन है, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन किया गया, ये बिन लादेन ही था। उसकी वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लिए गए, कंप्यूटर जो हार्ड डिस्क थी वो सब ली गई। वो सारी चीज़ें लेने के बाद में उसकी बॉडी को पहले फर्स्ट फ्लोर पर लाया जाता है। वहाँ पे उसकी बॉडी को जो सील टीम 6 थी 3:55 पर नीचे लाती है। फर्स्ट फ्लोर पर लाने के बाद में वहाँ पे उसकी बॉडी को प्लेस किया गया एक बैग के अंदर, तब जाके उसको नीचे लाया गया। जो महिलाएं और बच्चे थे इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर जो रहते थे, ओसामा की फैमिली के ही लोग थे, इन सबको भी यहाँ से निकाल के कंपाउंड के अंदर जो नीचे एक पूरा बेसमेंट था, ये जो एरिया था जहाँ पे ओसामा घूमता हुआ दिखता था, वहाँ पे लाके खड़ा कर दिया जाता है, जिससे कि अगले दिन आके पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की जो पुलिस है वो यहाँ इनको ले जाएगी। तो ये इसके लिए यहाँ छोड़ दिया जाता है। और 4:05 का समय एग्जैक्ट जब होता है तब सील टीम 6 ने हेलीकॉप्टर के अंदर उस बैग को जिसमें लादेन की बॉडी थी उसको डाला और सीधे यहाँ से जो नीडेड डॉक्यूमेंट्स थे, हार्ड डिस्क थी, डिवाइसेस थे, इन सब को लेके सेफली बाग्राम एयरफील्ड जो थी अफ़गानिस्तान में वहाँ पे लैंड हो जाते हैं। यहाँ से निकल के सीधा बाग्राम एयरफील्ड पहुँचे। सुबह 7 बजे बाग्राम एयरफील्ड से यूएस भी पहुँच जाते हैं। आप ये देखिए कि रात को एक ऑपरेशन शुरू हुआ, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से यूएस वापस आ गए सुबह के 7 बजे तक। ये ऑपरेशन पूरी तरह सक्सेसफुल हो चुका था। ओसामा की बॉडी को प्रॉपरली चेक किया गया। जितनी भी जो रिपोर्ट्स थी वो जो सामने आई उनमें ये सामने आया कि येस ही इज़ ओसामा बिन लादेन, वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। यहाँ पे उसका काम ख़त्म हुआ। ओसामा की बॉडी का क्या करना ये एक बड़ा सवाल था, क्योंकि कोई भी देश उसके शरीर को अपनी धरती पर दफनाना नहीं चाहता था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान उसे रखना ज़रूर चाह रहा था, इतने समय से रखता हुआ आ रहा था पाकिस्तान एबटाबाद में ही ओसामा को। तो खैर उसकी बॉडी का क्या करना है, इसके लिए फाइनल डिसीजन ये हुआ कि लादेन की बॉडी को एयरक्राफ्ट कैरियर कार्ल विल्सन में लोड किया जाएगा और उसके बाद अरेबियन सी में जाके दफना दिया जाएगा। ऐसा ही किया गया। कार्ल विल्सन में एक एयरक्राफ्ट कैरियर में ओसामा की बॉडी को लोड किया गया। बीचों बीच अरेबियन सी में, समंदर के बीचों बीच ओसामा की बॉडी को पानी में दफना दिया जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से ओसामा का चैप्टर ख़त्म हुआ और ये वीडियो भी आज का हमारा ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको एक एक जानकारी जो है वो मिल गई होगी इस वर्ल्ड मोस्ट वांटेड आतंकी की। ओसामा बिन लादेन सबने नाम सुना है, लेकिन कई उसके साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं और ये कई बार अलग अलग वीडियोस में आपको बताया गया है। लेकिन आज एक प्रॉपर वीडियो सामने आपके है कि कैसे उसकी शुरुआत हुई, कैसे उसका अंत हुआ, जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। आपकी जो राय है या और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान आपके हमारे बीच में चलता रहेगा। इसी तरह से चीज़ें चलती हैं, थोड़ा आप बताएं थोड़ा हम बताएं, एंड इसी तरह से चीज़ें काम करती हैं। तो अब मिलेंगे, आप अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।